हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएन एकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश पेडागोगी। वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जिन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और अपने सारे डाउट क्लियर करिए इस वीडियो से। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं जितने भी आज टॉपिक कराऊंगी वो सारे जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सभी टॉपिक से पूछे गए हैं, तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी लगाइए इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पहला टॉपिक जो है लैंग्वेज एक्विजिशन है, लैंग्वेज लर्निंग है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, पहले आइए समझते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, भाषा अधिग्रहण, जिसे हम जो इन्वायरमेंट से लैंग्वेज को सीखते हैं। नेचुरल प्रोसेस होता है, इसमें सबकॉन्शियस होता है, इसमें कोई फॉर्मल टीचिंग नहीं होती है, नो फॉर्मल टीचिंग, कोई ग्रामर रूल नहीं लगता है। फोकस ऑन कम्युनिकेशन, स्पोकन एस्पेक्ट पे फोकस होता है। गिव इन्वायरमेंट और एक्सपोजर टू द चाइल्ड, मतलब कि इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है रियल लाइफ से कनेक्ट होते हैं। इसमें मदर टंग, नेटिव और नेचुरल लैंग्वेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें जो है एफर्ट्स नहीं लगाना होता है कि लैंग्वेज सीखना है हमको, इसमें अधिग्रहण करना है। इन्वायरमेंट से कनेक्ट होकर अपनी लैंग्वेज को आप या दूसरे की लैंग्वेज को भी समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। इसमें कोई किसी का प्रेशर नहीं होता है कि आपको जोर ज़बरदस्ती कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप लर्न करिए। इसमें क्या होता है, एक्वायर होता है, एक्विजिशन होता है कि आप इसमें जो है भाषा को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नेचुरल प्रोसेस। इसमें कोई नो ग्रामर रूल्स, फोकस ऑन कम्युनिकेशन स्पोकन एस्पेक्ट। और किससे कनेक्ट होते हैं, क्या दिया जाता है, इन्वायरमेंट दिया जाता है जिससे आप कनेक्ट होके जो है नेचुरल प्रोसेस में इंक्लूड होके लैंग्वेज को एक्वायर कर सके, एक्विजिशन कर सकें। जैसे कि मदर टंग जो है आपको सिखाई नहीं जाती, आप इन्वायरमेंट से, अपने फैमिली से जो है मदर टंग को सीखते हैं। जैसे कि नेटिव हो गया, लैंग्वेज हो गया, नेचुरल लैंग्वेज हो गया, जिसे आप आस पास के इन्वायरमेंट से सीखते हैं। तो इसको हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। और लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, भाषा अधिगम, जिसे हम सेकेंड लैंग्वेज कहते हैं, L2, जिसे लर्न प्रोसेस भी कहते हैं। कॉन्शियस होता है, इसमें एफर्ट्स लगता है, आप इसको सीखने में बहुत मेहनत करते हैं, ग्रामर रूल्स को लर्न करते हैं। फोकस रहता है आपका रीडिंग पे, राइटिंग स्किल पे फोकस रहता है। इसमें टारगेट लैंग्वेज पे जोर दिया जाता है। सेकंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज जो है सीखी जाती है। इसमें जो है अधिगम जो होता है उस पर जो है क्या होता है, बच्चे उसको रूल के अकॉर्डिंग जो है लर्न करते हैं। इसमें कोई इन्वायरमेंट, उस तरह का इन्वायरमेंट दिया जाता है जहाँ पे टीचर जो है बच्चे को सिखाती है लैंग्वेज को कैसे लर्न करना है, कैसे ग्रामर रूल्स को अप्लाई करना है। तो इसमें फॉर्मल टीचिंग आती है, इसमें ग्रामर रूल्स का यूज़ होता है, लर्न किया जाता है। तो इसको हम लर्न एफर्ट भी कहते हैं और लैंग्वेज लर्निंग में। तो मैं आशा करती हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। बस सीधा सीधा ये ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन जो होता है इन्वायरमेंट से कनेक्ट होकर जो है अधिग्रहण करके जो है बच्चे सीखते हैं। और लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है कि एक माहौल दिया जाता है, एक इन्वायरमेंट दिया जाता है, जैसे कि स्कूल। इसमें जो है टीचर जो है बच्चे के ऊपर ध्यान देती है कि वो किस तरीके से अप्लाई कर रहा है, कौन सा मतलब ग्रामर रूल्स का यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब इसमें कॉन्शियस माइंड भी का ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं बच्चों के द्वारा और टीचर्स के द्वारा भी लैंग्वेज को सिखाने में। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करती हूँ। इसके बाद हम पढ़ते हैं लैंग्वेज स्किल क्या होती है। इस पे भी इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज स्किल जैसे कि LSRW पे जो है ध्यान दिया जाता है क्लास में, कि बच्चों को जो है LSRW पे जोर दिया जाता है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये चारों स्किल जो है बच्चों को आनी चाहिए। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसमें से कौन सी दो स्किल रिसेप्टिव होती है, कौन सी दो स्किल जो है एक्टिव होती है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि लिसनिंग और रीडिंग में क्या होता है कि बच्चा बस सुनता है, इसका जो कंसंट्रेट और जो फोकस जो होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है, इसलिए जो है इस स्किल को कहते हैं रिसेप्टिव कहते हैं, पैसिव कहते हैं। इसमें माइंड जो है कभी कभी जो है डाइवर्ट भी हो जाता है। पर लेकिन स्पीकिंग और राइटिंग में क्या होता है कि इसमें जो है अपने आप ब्रेन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। जब आप स्पीकिंग करते हैं तो आप वोकैब को भी लर्न करते हैं और आप रिमाइंड करते हैं कौन सा वोकैब हमें यूज़ करना है सेंटेंस में। और राइटिंग में क्या होता है, जब आप राइटिंग लिखते हैं तो उसमें भी आप अच्छे अच्छे वोकैब्स का भी यूज़ करते हैं, तो उस पर भी आप ब्रेन पे जोर देते हैं। इसलिए जो है इस दोनों स्किल को हम कहते हैं एक्टिव स्किल कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर भी डिफरेंस पूछा जाता है कि कौन सा रिसेप्टिव स्किल है, कौन सा एक्टिव स्किल है। तो मैं ये लैंग्वेज स्किल आप लर्न कर लीजिएगा कि कौन सी एक्टिव है, कौन सी पैसिव। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है NCF 2005 के द्वारा जो है अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन, अगर ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग अगर ऑब्जर्वेशन लिखा आ जाता है तो पूछा जाता है कि इंग्लिश कौन सा लैंग्वेज है, सेकंड है, फर्स्ट है, टारगेट है, तो आप बताएंगे सेकंड लैंग्वेज है। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अगर मल्टीलिंगुअल कंट्री है लाइक इंडिया, तब इंग्लिश कैसी होगी,
ग्लोबल लैंग्वेज होगी, ये भी लर्न करिएगा कैसी लैंग्वेज होगी, तब वहाँ पे सेकंड नहीं होकर कैसी लैंग्वेज होगी, ग्लोबल होगी, अगर इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री में पूछा जाए। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज किसे कहा गया है, इंग्लिश को कहा गया है, और ऑफिशियल लैंग्वेज किसको कहा गया है, हिंदी को कहा गया है। इसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क्स आपके 2 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, जो मैं टॉपिक आज करा रही हूँ हर टॉपिक से जो है 2 to 3 मार्क्स पूछे जाएंगे। तो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी है। इसके बाद जो है अगर आपसे पूछा जाए कि लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन का डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, तो लैंग्वेज इन्वायरमेंट का अंतर है। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है जो आप लैंग्वेज लर्निंग को भी सीखते हैं और लैंग्वेज एक्विजिशन करते हैं, मतलब कि कैसा माहौल दिया जा रहा है आपको भाषा सीखने के लिए, तो इसका जो अंतर होगा, क्या डिफरेंस होगा, वो लैंग्वेज इन्वायरमेंट है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नोम चॉम्स्की पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जो है एलईडी जो है किसके द्वारा बताया गया है, तो नोम चॉम्स्की के द्वारा बताया गया है। इसमें जो क्रिटिकल पीरियड में जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों का, इसमें इनेट कैपेसिटी होती है, ह्यूमन जो है लैंग्वेज को एक्वायर करता है। यूनिवर्सल ग्रामर जो है नोम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है। तो आइए समझते हैं मेथड ऑफ टीचिंग क्या क्या मेथड होते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है, बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है टीचिंग का, इंग्लिश पढ़ाने का, जिसमें जो है इसको अनदर नेम से कहते हैं क्लासिकल ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। और लैंग्वेज जो है कहाँ से आती है, इन्वायरमेंट से आती है। डायरेक्ट मेथड किसे कहते हैं, इसमें जो है नेचुरल मेथड होता है, इसमें जो है अपोजिट होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, क्योंकि इसमें इंग्लिश की हिंदी नहीं बताई जाती, डायरेक्ट जो है इंग्लिश पे ही जोर दिया जाता है और मदर टंग को डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में जो है किस पे अटेंशन दिया जाता है, स्पीकिंग पे या लिसनिंग पे। और सैंडविच टेक्निक क्या होता है कि अगर आप टारगेट लैंग्वेज करा रहे हैं तो आप बीच में मदर टंग को भी इंक्लूड कर सकते हैं, बाद में फिर टारगेट लैंग्वेज करा सकते हैं, तो इस टेक्निक को हम सैंडविच टेक्निक कहते हैं। आइए कुछ टाइप्स की रीडिंग होती है उसको भी देख लेते हैं, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ रीडिंग कौन कौन से टाइप्स ऑफ रीडिंग जो है पेपर में पूछी जाती है। इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, स्कीमिंग, स्कैनिंग, ये 4 टाइप्स की जो रीडिंग होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे जो हर साल पे क्वेश्चन जो है एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछता ही है। आइए समझते हैं इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है। इंटेंसिव रीडिंग ऐसी रीडिंग होती है, इसमें जो है बच्चों के द्वारा जो है जब आप रीडिंग करते हैं तो उस पर बहुत मतलब फोकस होता है, एकदम कंप्लीट फोकस, कंसंट्रेशन होता है, फुल कंसंट्रेशन होता है जब आप रीडिंग करते हैं। इसमें जो है जैसे कि आपका एग्जाम आ गया है तो आप फुल कंसंट्रेशन से कंप्लीट फोकस होकर जो है स्टडी करते हैं। इसमें कोई प्लेजर के अकॉर्डिंग जो आप रीडिंग नहीं करते हैं। इसका क्या बेनिफिट होता है कि इसमें जो है आपका कॉम्प्रिहेंशन, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आप करते हैं तो उसमें आपका जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में या इजीली आप पैराग्राफ को समझ सकते हैं। इसमें हेल्प मिलती है स्टूडेंट को कि वो सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को जो है अच्छी तरीके से समझ लेता है और क्रिटिकल थिंकिंग जो है इसकी डेवलप हो जाती है। जैसे कि बच्चा जो है पैराग्राफ पढ़ा तो उसके बेस पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप इजीली जो है आंसर दे सकते हैं। तो ये फ़ायदा हो जाता है, ये एडवांटेज होता है इंटेंसिव रीडिंग का कि आप फोकस होकर, कंसंट्रेट होकर जब रीडिंग करते हैं तो आपको उस पैराग्राफ की मीनिंग समझ आती है और क्वेश्चन का आंसर जो है ईजिली दे सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं, ये भी पेपर में पूछा जाता है। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है बच्चा जो है प्लेजर होकर जो पढ़ता है, क्विक रिवीजन भी कर लेता है, क्विक रीडिंग भी करता है, लिटिल डिक्शनरी का यूज़ होता है। मेनली जो है इसको जो है इस टाइप्स की रीडिंग को जो हम आउटसाइड ऑफ क्लास में भी पढ़ते हैं, बाहर भी पढ़ते हैं। इसमें वैरायटी ऑफ मटेरियल का भी यूज़ होता है। स्टूडेंट चूज़ करता है कि वो खुद चूज़ करता है कि उसको क्या पढ़ना है। इस तरह की रीडिंग को हम कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। रीडिंग फॉर प्लेजर, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। एक्सटेंसिव रीडिंग इस कैरी आउट टू बी अचीव अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टेक्स्ट, मतलब कि आप किसी भी पैराग्राफ को पढ़ते हैं, आप इजीली जो है पढ़कर उसके पैराग्राफ को समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप इसमें प्रेशर भी नहीं होता, एफर्ट्स भी नहीं लगते ज़्यादा, इंटरेस्ट होकर आप रीडिंग को करते हैं। जैसे कि एग्जाम से पहले जो आप बहुत ज़्यादा फोकस होकर, कंसंट्रेट होकर रीडिंग को करते हैं, इस टाइप की रीडिंग इसमें फॉलो नहीं की जाती है, इसलिए जो है इसको एक्सटेंसिव रीडिंग कहा जाता है। और भी इंपॉर्टेंट टू इस रीडिंग होती है वो भी आपके पेपर में पूछी जाती है, आइए उनको भी समझ लेते हैं। स्कीमिंग और स्कैनिंग। स्कीमिंग और स्कैनिंग का अनदर नेम होता है जिस्ट रीडिंग, जिसका मतलब होता है रैपिड रीडिंग, बहुत तेज़ी से पढ़ना। जैसे कि स्कीमिंग में क्या मतलब होता है कि आपने कोई भी टॉपिक आपको दिया गया है तो आपने क्या किया, उसका ओवरव्यू ले लिया, आपने रीडिंग कर ली क्विकली और जनरल थीम समझ लिया कि इस पैराग्राफ का क्या मतलब है। तो इस रीडिंग को हम कहते हैं स्कीमिंग रीडिंग कहते हैं। स्कैनिंग में क्या होता है कि कोई आपको एक वर्ड दिया गया है, एक क्लू दिया गया है या कोई फैक्ट दिया गया है, आपको वो पॉइंट आपको सर्च करना है उस रीडिंग में। आपने उस टॉपिक, उस वर्ड्स को देखने के लिए
आपने बहुत तेज़ी से रीडिंग की और अब वो टॉपिक जो है या वो वर्ड जो है आपको जो दिया गया है उसको आपने ईजिली फाइंड आउट कर लिया। मतलब कि इसमें भी एक जिस्ट रीडिंग होती है। और जैसे कि ट्रेन टिकट में आपको अपना नाम सर्च करना है या कोई ग्राफ दे दिया उसमें कोई नंबर सर्च करना है, तो ईजिली जो है आप रीडिंग करके जो है उस पॉइंट को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस रीडिंग को हम कहते हैं कि आपने इस रीडिंग में क्या किया, स्कैन किया है, उस वर्ड को ढूंढा, सर्च किया, तो इसको हम कहते हैं, इस टाइप्स की रीडिंग को कहते हैं स्कैनिंग कहते हैं। और स्कीमिंग क्या कहते हैं, कोई पैराग्राफ दे दिया, आपने ओवरव्यू ले लिया, इसका मेन आइडिया समझ लिया, इसको हम कहते हैं स्कीमिंग रीडिंग कहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये टाइप्स ऑफ रीडिंग आपको समझ में आई होगी। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, वो भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो अब तक पेपर में पूछे गए हैं अब तक के शिफ्ट में, तो आइए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। 2 मार्क्स काफ़ी कहीं नहीं जाने वाले। जैसे कि बाला जो है, बाला की फुल फॉर्म क्या होती है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ये फुल फॉर्म होती है बाला की। बिक्स और कार्प पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको भी हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। पहले अभी आप फुल फॉर्म समझ लीजिए कि बिक्स और कार्प की क्या फुल फॉर्म होती है। बिक्स का फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल होता है। काल की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉग्निटिव एकेडमी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होता है। तो पिछले वाले जो हैं लास्ट जो एग्ज़ाम में बिक्स की फुल फॉर्म पूछी गई थी, आने वाले एग्ज़ाम में जो भी पेपर चल रहा है सीटेट का उसमें जो है काल की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, कॉग्निटिव एकेडमी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। और CLIL की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी पेपर प्रीवियस ईयर पेपर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया था, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी कि CLIL की फुल फॉर्म क्या होती है, कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग होता है। LAC जो है इंपॉर्टेंट है, LAC की फुल फॉर्म क्या होती है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। TBLT की क्या फुल फॉर्म होती है, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग होती है। और CCE की फुल फॉर्म क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। ADHD की क्या फुल फॉर्म होती है, ये भी लास्ट पेपर में पूछा गया था। ADHD की फुल फॉर्म अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। NAC की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल असेसमेंट सेंटर होती है, नेशनल असेसमेंट सेंटर। NPST की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर। LSRW की भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ये जो कि 4 स्किल होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, LSRW। तो जितने भी मैंने फुल फॉर्म्स बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, इस पे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक के पेपर में, जो अब तक पेपर सीटेट के हुए हैं। तो आप इस फुल फॉर्म को लर्न कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए बिग्स और कार का डिफरेंस समझ लेते हैं, और इस पर जो है मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर सब्जेक्ट में। तो ये टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिग्स और कार, इन दोनों के डिफरेंस समझते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको अभी फुल फॉर्म बताई थी बिग्स और कार्ब की, पहले समझते हैं बिग्स क्या होता है। बिग्स किस टाइप की कम्युनिकेटिव स्किल होती है, ये सोशल लैंग्वेज होता है। आप इसको जो है सोशल लैंग्वेज होता है, इसमें कोई फॉर्मल लैंग्वेज नहीं होता है, ये कम्युनिकेट करते हैं आप डेली लाइफ में, अपने फ्रेंड के साथ चैटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, मीटअप करते हैं। मतलब कि इस तरह की राइटिंग होती है कि ईजिली जो है आप इसमें जो है ईजी वोकैब का यूज़ करते हैं। एकेडमिक लैंग्वेज नहीं होती है, ये फॉर्मल लैंग्वेज होती है ये। और क्या कहते हैं, इसमें जो है 6 मंथ से 2 ईयर के बीच में जो है आप इस स्किल को ईजिली लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग जो है इसमें नॉलेज कॉम्प्रीहेंशन एप्लीकेशन जो है यूज़ होता है, और गुड फॉर कॉन्क्रीट एंड सेमी कॉन्क्रीट थिंकिंग का यूज़ होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का यूज़ नहीं होता है। मैं कहने का मतलब है कि बिग्स क्या होता है, ईजी लैंग्वेज में कहा जाए कि आप जो है इस तरह की लैंग्वेज को बोलते हैं जो कि डेली लाइफ में आप अप्लाई करते हैं, अपने फ्रेंड के साथ बातचीत करते हैं। इस तरह की स्किल को हम कहते हैं बिग्स कहते हैं, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल कहते हैं। आइए समझते हैं कार्ब क्या होता है। कार्ब होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होती है, इसको हम एकेडमिक लैंग्वेज भी कहते हैं। ये लैंग्वेज जो आप क्लास में, स्कूल में या कुछ वर्क कर रहे हैं उसमें जो है आप इस तरह की लैंग्वेज को अप्लाई करते हैं। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है आप अपने आप को मॉनिटर भी करते हैं, सेल्फ करेक्ट भी करते हैं। सोशल लैंग्वेज ये नहीं होती है, ये एकेडमिक लैंग्वेज होती है ये। और इसका जो इस तरह की लैंग्वेज को आप सीखने में जो कब मास्टर बनेंगे 5 से 7 ईयर के बीच में। इसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो हायर लेवल होता है उसमें यूज़ किए जाते हैं कि जैसे कि एनालिसिस, सिंथेसिस, एप्लीकेशन और यूज़ फॉर क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है कार्प में। तो मतलब कि कार्प और बिग्स का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। ये छोटा सा वीडियो था, बिग्स और कार्ब का डिफरेंस मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था कि कार्ब और बिग्स जो लैंग्वेज होती है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, जीन कुमिन फादर के द्वारा डेवलप किया गया था। उसमें जो है 4 ऑप्शन में दिया गया था, पियाजे, कॉलबर्ग,
वाइगोस्की और जिम कोमिन। तो जिम कोमिन जो है इसका आंसर था। इसके फादर कौन है इस लैंग्वेज के? कार्ल पब्लिक्स कोमिन है। ये भी क्वेश्चन जो है पहली बार जो है पूछा गया था। तो इसमें जो है क्या होता है, इसमें एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं कार्ल लैंग्वेज को बोलने में, और बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये, और इसमें एब्स्ट्रैक्ट और सॉफिस्टिकेटेड मतलब कि लैंग्वेज का आप यूज़ करते हैं। इसमें जो है कॉग्निटिव का डिमांड जो ज़्यादा रहता है, और इसमें जो इस तरह की लैंग्वेज को डेवलप करने में, जो कार्ल को डेवलप करने में आपको 5 से 7 ईयर का समय लग सकता है। कुछ ये मैक्सिम ऑफ लैंग्वेज ऑफ टीचिंग है ये, मतलब कि इसका क्या कहने का मतलब है कि मैक्सिम आर द टेक्निक ऑफ टीचिंग, मतलब कि एक टेक्निक है ये टीचिंग करने का, कि एक टीचर जो है क्रिएट करती है और इंटरेस्ट और अटेंशन को बच्चों के ऊपर जो है एक तरीके से इंटरेस्ट को सस्टेन करना, और मतलब कि बच्चों को जब टीचर पढ़ाती है तो बच्चों को अटेंशन करती है कि बच्चा जो है अट्रैक्ट हो, वो किस तरह के वे में जो है टीचिंग कर रही है, बच्चे का अटेंशन जो है बना रहे क्लास में। तो इस तरह के मैक्सिमम ऑफ टीचिंग का अप्लाई करते हैं या टेक्निक का यूज़ करते हैं कि जिससे बच्चे जो कनेक्ट रहे टीचर के साथ, और वो जो टीचर जो पढ़ा रही है क्लास में, उसमें क्या होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। तो इसका जो बेनिफिट होता है वो ज़्यादा होता है कि टीचिंग जो है, लर्निंग प्रोसेस जो है इफेक्टिव हो सके, इंस्पिरेशनल हो सके और मीनिंगफुल हो सके। तो मतलब जो क्लास में जो है टीचिंग की जाती है टीचर्स के द्वारा, जो पढ़ाया जाता है, उसमें जो है प्रोसेस जो होता है वो इफेक्टिव होता है और इंस्पिरेशनल होता है, मीनिंगफुल होता है। तो ये कुछ मैगजीन हैं टीचिंग के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं पेपर में हर साल। और आइए समझते हैं कुछ पॉइंट्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे कि फ्रॉम नॉन टू अननोन, मतलब कि जो बच्चा होता है जब वो क्लास में पढ़ने जाता है या कुछ सीखने जाता है, टीचर जब सिखाती है तो उसको कुछ ना कुछ नॉलेज होती है, वो कुछ ना कुछ ज्ञान लेके क्लास में जाता है और सीखता है टीचर्स के द्वारा, जो टीचर उसको उन बच्चों को पढ़ा रही है। तो पहला पॉइंट तो ये होता है कि वो नॉन टू अननोन की तरफ जाता है, उसमें कुछ ना कुछ उनको ज्ञान रहता है, और अज्ञात की तरफ जाते हैं और उन नॉलेज को भी सीखते हैं जो उनको नॉलेज नहीं पता है, वो टीचर के द्वारा जो है प्रोवाइड की जाती है। इस तरह की टेक्निक का जो है यूज़ किया जाता है, जिससे जो टीचिंग जो है इंस्पिरेशनल और मीनिंगफुल बनाई जाए, बच्चों को ईजी से ईजी वे में टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाए कि बच्चे ईजिली जो है समझ सकें टीचर्स की बातों को। और कुछ जो है सिंपल बातों से जो है कॉम्प्लेक्स बातों की तरफ जाया जाता है, मतलब टीचर्स जो भी मटेरियल का यूज़ करती है या कुछ भी पढ़ाती है वो सिंपल वे में पढ़ाए, फिर बाद में धीरे धीरे जो है कॉम्प्लेक्स की तरफ जाए, और उनको जो है कुछ कॉन्क्रीट मतलब कि कुछ शेप दिखा के या कुछ पिक्चर्स बना के या मॉडल दिखा के जो है बच्चों को कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की नॉलेज की तरफ लेके जाए। इसमें क्या होता है कि एग्जाम्पल से रूल की तरफ जो है बच्चे को टीचिंग करे, होल टू पार्ट की तरफ, जैसे कि इंडक्शन से डिडक्शन की तरफ। इंडक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एग्जाम्पल से रूल्स की तरफ जो है बच्चों को ले जाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन कहते हैं। और डिडक्शन क्या होता है कि रूल से एग्जाम्पल की तरफ लेके जाए। तो कौन सा मेथड जो है सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, इफेक्टिव माना जाता है, वो है इंडक्टिव मेथड होता है। इसमें इसको इसलिए इफेक्टिव माना जाता है क्योंकि इसमें जो है एग्जाम्पल दे के बच्चों को आप कनेक्ट करके जो है रूल तक लेके जाते हैं। फिर नेक्स्ट है एनालिसिस टू सिंथेसिस। एक और पॉइंट है एम्पिरिकल टू रेशनल। तो कुछ ऐसे मैक्सिम है टीचिंग के जो कि अप्लाई किए जाते हैं क्लास में टीचर्स के द्वारा। तो ये कुछ टेक्निक्स होते हैं टीचिंग के जो टीचर जो है हर समय क्लास में यूज़ करती है, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे और क्लास जो है जो भी इसकी जो टीचिंग प्रोसेस है वो कैसे हो सके, इफेक्टिव, इंस्पिरेशनल और मीनिंगफुल हो सके। तो मैक्सिमम टीचिंग आपको समझ में आया होगा कुछ ना कुछ, तो ये इसको भी आप पढ़ के जाइएगा क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन बनते ही हैं इस टॉपिक से। आइए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। देखिए फोनेम क्या होता है। फोनेम को समझ लीजिए, ये साउंड की सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होता है, जैसे कि CH, PH, TH, SH। इस तरह के साउंड को हम कहते हैं फोनेम कहते हैं। टोटल फोनेम जो है 44 होती है और उसमें से जो है वोवल्स भी पाए जाते हैं, वोवल साउंड भी पाए जाते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड भी पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वोवल्स कितने होते हैं तो 20 होते हैं, वोवल साउंड कितने होते हैं 20 होते हैं, और कॉन्सोनेंट वोवल्स कितने होते हैं 24 होते हैं। इसके बाद जो है समझते हैं मॉर्फेम क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, फोनेम समझ में आया होगा। फोनेम क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस पर जो क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। जैसे कि फोनेम क्या होता है, एक छोटा यूनिट होता है साउंड का, जैसे कि CH, PH, TH, SH। और टोटल फोनेम क्या होता है, टोटल फोनेम जो 44 होता है और उसमें से जो है 20 वोवल्स कितने होते हैं
वोवल साउंड कितना होता है 20 होता है, और कॉन्सोनेंट साउंड कितना होता है 24। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे कितना आएगा 44 आएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है मॉर्फिम होता है। मॉर्फिम क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट होता है और ये स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होता है लैंग्वेज में। किस में होता है, लैंग्वेज में जो है आप स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट किसकी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मॉर्फिम कहते हैं। जैसे कोई भी कॉम्बिनेशन हो गया साउंड का, जैसे कि मैंने पहले बताया कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होता है तो फोनीम होता है। अगर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कोई वर्ड है, अगर आपको उसकी मीनिंग पता चल रही है तो उसको हम कहेंगे मॉर्फिम कहेंगे। तो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल कोई यूनिट पता चल रही है तो उसको हम कहेंगे मॉर्फिम कहेंगे, और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होगा तो उसको फोनीम कहेंगे। तो ये आशा करती हूँ ये समझ में आया होगा आपको डिफरेंस। इसके बाद जो है सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स तो बहुत ही इजी होता है, जैसे कि रूल के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जो होता है किसी भी लैंग्वेज का, उसको सिंटेक्स कहते हैं। मतलब कि आपने कुछ ग्रामर का रूल का अप्लाई किया, फिर सेंटेंस को उसको उस रूल के बेस पे बनाया। तो मतलब कि आपने रूल को यूज़ करके एक स्ट्रक्चर दिया है सेंटेंस का, इस सिस्टम को हम कहते हैं सिंटेक्स कहते हैं। तो जैसे कि आई गो टू स्कूल, इस तरह के सेंटेंस को हम सिंटेक्स कहते हैं, क्योंकि इसमें रूल्स का भी यूज़ होता है, एक स्ट्रक्चर भी दे रहा है सेंटेंस का, तो इसको हम सिंटेक्स कहते हैं। और सिमेंटिक क्या होता है, किसी भी वर्ड और फ्रेजेस का जो है मीनिंग हम स्टडी करते हैं, उस मीनिंग की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ साउंड वर्ड्स एंड फ्रेजेस, साउंड नहीं वर्ड्स एंड फ्रेजेस, तो मतलब किसी भी वर्ड्स के मीनिंग का स्टडी करना है या फ्रेजेस का, तो उसको हम सिमेंटिक कहते हैं। तो किसी वर्ड्स की मीनिंग का स्टडी करना तो क्या होगा, सिमेंटिक होगा। अगर आप स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ढूंढ रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, मॉर्फिम कहेंगे, या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड कहेंगे तो उसको हम कहेंगे फोनेम कहेंगे। साइड वर्ड्स क्या होता है और डिप्थोंग क्या होता है, ये तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लेक्सिकल वर्ड जो है एक ऐसा इंडिपेंडेंट वर्ड होता है, ये अपना एक मीनिंग देता है, किसी भी वर्ड्स का मीनिंग देता है। और लेक्सिकल वर्ड को हम कंटेंट वर्ड भी कहते हैं। जैसे कि इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, आर दोज डेट हैव इंडिपेंडेंट मीनिंग, एक ऐसा वर्ड जो इंडिपेंडेंट मीनिंग देता है। लेक्सिकल वर्ड जो है, लेक्सिकल वर्ड को अनदर वर्ड नाम से बुलाया जाता है कंटेंट वर्ड। जैसे कि प्रिंसिपल का भी एक अपना इंडिपेंडेंट नाम मीनिंग होता है, डॉग का भी मीनिंग होता है इंडिपेंडेंट। क्या एक दूसरे से रिलेट करते हैं, नहीं, अपना अपना जो है मीनिंग देते हैं। इसलिए जो है लेक्सिकल वर्ड को जो हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट मीनिंग भी कहते हैं या कंटेंट वर्ड भी कहते हैं। जैसे कि ट्रैफिक लाइट, वर्ड टुगेदर, मीनिंग वन थिंग, अगर आपने दो वर्ड का भी यूज़ किया है पर लेकिन ये सेंस एक ही मीनिंग दे रहा है, तो इस तरह वर्ड्स को भी हम कहते हैं लेक्सिकल वर्ड कहते हैं। फंक्शन वर्ड्स क्या होता है, फंक्शन वर्ड is a word that express a grammatical or structural relationship with other words in a sentence। मतलब कि किसी और दूसरे वर्ड्स के साथ सेंटेंस में एक कनेक्ट होके जो है एक रिलेशन देते हैं, ग्रामेटिकल और स्ट्रक्चरल, इस तरह वर्ड्स को हम कहते हैं फंक्शन वर्ड कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि द हो गया, कैन हो गया, ये कभी अपना मीनिंग देते हैं नहीं, ये एक तरीके से सेंटेंस में जुड़कर एक रिलेशन करके जो है मीनिंग का जो है एक सेंटेंस का जो है मीनिंग देते हैं। जैसे कि प्रोनाउन हो गया, डिटरमाइनर हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, इट इज़ अ वर्ड वी यूज टू मेक अवर सेंटेंस ग्रामेटिकल करेक्ट। मतलब कि इस तरह के वर्ड्स का जो है हम यूज़ करके जो है सेंटेंस को करेक्ट बनाते हैं, ग्रामेटिकल करेक्ट बनाते हैं। तो इस तरह वर्ड्स को हम कहते हैं फंक्शन वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि दा का भी हम यूज़ करते हैं सेंटेंस बनाने के लिए, कैन का भी यूज़ करते हैं, इन का भी यूज़ करते हैं। मतलब जितने भी ये प्रीपोजिशन हो गया, प्रोनाउन हो गया, डिटरमाइनर्स हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और भी कंजक्शन वर्ड्स होंगे, तो ये सारे वर्ड्स का जो है सेंटेंस में यूज़ करके एक रिलेशनशिप दूसरे वर्ड्स के साथ सेंटेंस को जो है कंप्लीट बनाया जाता है, ग्रामेटिकल करेक्ट करके जो है सेंटेंस का यूज़ किया जाता है। इसलिए वर्ड्स को हम कहते हैं फंक्शन वर्ड्स कहते हैं। आइए और टॉपिक्स देख लेते हैं, वो भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होमोग्राफ, होमोफोन, होमोनीम, इन तीनों का डिफरेंस जो है पेपर में पूछा जाता है और इस पर जो है क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो पहले आप इन तीनों का डिफरेंस समझ लीजिए, क्या डिफरेंस होता है होमोग्राफ, होमोफोन, होमोनीम। तो पहला जो आता है होमोग्राफ, होमो का मीन्स होता है सेम और ग्राफ का मीन्स होता है राइटिंग। जैसे कि डिस्ग्राफिया का क्या मतलब होता है, कैसे डिसेबिलिटी होती है, जिसमें ऐसा बच्चा जिसको जो है लिखने में प्रॉब्लम होती है, इस डिसेबिलिटी को हम कहते हैं डिस्ग्राफिया बोलते हैं। इसीलिए जो यहाँ पे ग्राफ आया है वर्ड, तो ग्राफ किससे रिलेट करता है, राइटिंग से रिलेट करता है। होमो का मीन्स होता है सेम होता है, तो मतलब एक ऐसा वर्ड्स जिनका मीनिंग जो है क्या होता है,
अलग अलग होता है, पर लेकिन जब इनकी स्पेलिंग देखी जाती है वो कैसी होती है, सेम होती है। इसलिए जो है आप इसके वर्ड से जो समझ सकते हैं, होमो मीन्स होता है सेम और ग्राफ मीन्स राइटिंग, ऐसा वर्ड जिसको लिखा तो जाता है दोनों को सेम, पर लेकिन इनका जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है। इसे वर्ड्स को हम कहते हैं होमोग्राफ कहते हैं। जैसे कि द वर्ड दैट आर स्पेल्ड द सेम, स्पेलिंग सेम रहेगी बट हैव डिफरेंट मीनिंग, पर लेकिन इनका मीनिंग कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। जैसे कि लेड हो गया, लेड हो गया, लेड लीड, तो लेड एक मेटल होता है, लीड एक आप नेतृत्व कर रहे हैं। बियर बियर, एक बियर होता है आप सहन करते हैं, एक बियर होता है एनिमल होता है। लीन लीन, तो एक लीन होता है पतला होता है, एक लीन होता है रेस्ट अगेंस्ट। स्किप स्किप, तो आपने जैसे कि स्किप कर दिया, मिस आउट कर दिया, और स्किप माने होता है जंप करना भी होता है। तो ये दोनों वर्ड्स तो स्पेलिंग सेम है, लिखा तो सेम जा रहा है, पर लेकिन इनका जो सेंस होता है, जो इनका जो मीनिंग निकलता है वो डिफरेंट होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि होमोग्राफ क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, होमोफोन क्या होता है। होमोफोन को जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसमें होमो का मतलब होता है सेम होता है, और फोन का मतलब होता है साउंड। मतलब कि आप जब इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो दोनों का जो साउंड जो निकलती है वो सेम निकलती है, बट लेकिन स्पेलिंग अलग होता है और मीनिंग भी अलग होती है, बट लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है सेम होता है। तो होमोफोन, इसीलिए जो है आप इसके वर्ड से समझ सकते हैं कि इनका क्या सेंस निकल रहा है इसके वर्ड से। होमोफोन मतलब साउंड क्या ऐसा है, सेम है। टू टू, TWO टू, टू होता है मतलब 2 नंबर, और TOO का मतलब होता है भी, टू। वीक वीक, वीक माने कमजोर, और वीक माने क्या होता है, सप्ताह होता है। आवर आवर, एट, सेल सेल, मीट मीट, वन ऑन। इस तरह के एग्जाम्पल को जो है हम होमोफोन कहते हैं। होमोनीम क्या होता है, होमोनीम एक ऐसा वर्ड होता है जिसकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन जो है बट मतलब कि जैसे सूट हो गया, सूट हो गया, राइट हो गया, राइट हो गया, स्पेलिंग और जो है प्रोनाउंसिएशन जो है एक दूसरे से अलग होता है, और मीनिंग भी इसकी अलग होती है। जैसे कि सूट और सूट, कुछ वर्ड्स जो हैं कुछ स्पेलिंग तो मैच कर रही हैं, जैसे कि राइट हो गया, राइट हो गया, तो मतलब W इसमें आ रहा है, इसमें R आ रहा है। तो एक आप ये समझ लीजिए कि होमोनीम जो है एक ऐसा वर्ड होता है जो शेयर करता है सेम स्पेलिंग बट लेकिन, और सेम प्रोनाउंसिएशन भी शेयर करता है, बट लेकिन डिफरेंट मीनिंग होता है। ये तो कहा जा सकता है कि ये तो होमोग्राफ के जैसा ही हुआ होमोनीम। यस एग्जैक्टली जो है इसके जैसा ही है सेम, बट लेकिन जो है इसमें जो है डिफरेंट मीनिंग देता है, और उस पर भी डिफरेंट मीनिंग देता है। कुछ इसमें मैंने देखा कि राइट और राइट, उसमें स्पेलिंग तो सेम थी पर लेकिन इसमें थोड़ी स्पेलिंग में भी डिफरेंट है, तो मतलब सेम स्पेलिंग कहीं कहीं नहीं पाया जा रहा है। तो होमोनीम अलग है, होमोग्राफ अलग है, होमोफोन अलग है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ में पूछा जाता है, 2 मार्क्स ईच पैराग्राफ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बनता है, ये कहीं नहीं जाने वाला आपका 2 मार्क्स। जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी 2 क्वेश्चन पूछते हैं, और जब पोइट्री आ गई है उसमें भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टोटल मिला के 4 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है इंग्लिश में, इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो इसको समझते हैं, और इस वीडियो को आप स्किप नहीं कर सकते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच पूछा ही जाता है सीटेट में, और यूपीटेट में जो 1-2 नंबर में पूछा जाता है, पर लेकिन सीटेट में जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है फिगर ऑफ स्पीच से पूछा ही जाता है। तो पहला समझते हैं कितने टाइप्स के फिगर ऑफ स्पीच होता है। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, अलंकार होता है। अलंकार किसे कहते हैं, जैसे कि आप एक ऐसा मतलब कि कहा जाता है कि जैसे एक लेडी हो गई, अपने आप को जो है अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो क्या यूज़ करती है, ज्वेलरी का यूज़ करती है। इसी तरीके से जो है कोई भी पोइट्री हो गया, कोई भी कविता लिख रहा है या राइट कर रहा है, तो वो अपने पोइट को जो है अफेक्टिव बनाने के लिए, इम्प्रेसिव बनाने के लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज़ करता है अपने स्पीच में। तो इस तरह के वर्ड्स को हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आइए समझते हैं फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। सिमली हो गया, मेटाफोर हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, यूफेजियम हो गया, ऑक्सीमोरोन हो गया, मतलब बहुत सारे जो हैं फिगर ऑफ स्पीच हैं, उनको आप समझेंगे, जिसको आप हिंदी में पढ़ते हैं उपमा, रूपक, मानवीकरण। तो इस तरह वर्ड्स को जो है आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो है फिगर ऑफ स्पीच है, मतलब कि अपने सेंटेंस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसमें ब्यूटी करने के लिए, तो हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। तो आइए समझते हैं। पहला जो है सिमली क्या होता है, जिसको हम कहते हैं उपमा कहते हैं। इसमें जो है ऐसा वर्ड्स आता है जिसको आप रिकॉग्नाइज करके समझ सकते हैं कि ये सिमली है। एज और डेट, एज और लाइक,
डेट नहीं, एज और लाइक। तो एज और लाइक वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो हम इसको जो है सिमिली कहते हैं। जैसे कि ही रन लाइक अ टॉर्टोइज, वो कैसे दौड़ता है, टॉर्टोइज की जैसे। तो आपने इसमें कौन सा वर्ड देखा है, लाइक। इसमें किससे कंपैरिजन किया गया है, टॉर्टोइज से। शी एट लाइक अ बर्ड, वो कैसे खाती है, बर्ड्स के जैसे, धीरे धीरे। तो इससे वर्ड्स अगर आपको दिखता है एज और लाइक, तो आप क्या कहेंगे, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लगा है इसमें, सिमिली का। इसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट से कंपेयर करना होता है, इसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया गया, जैसे कि वो ही का किससे कंपैरिजन किया गया है, टॉर्टोइज से। ही इज एज सॉफ्ट एज कॉटन, वो इतना मुलायम है जितना कि कॉटन होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं मेटाफोर। मेटाफोर किसे, कौन सा अलंकार होता है, ये रूपक अलंकार होता है। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता है। सिमिली में क्या होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया आपने, उस पर्सन का जो है किससे कंपैरिजन कर दिया, टॉर्टोइज से कर दिया। बट लेकिन मेटाफोर में ऐसा नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता है, इसमें एज और लाइक का भी यूज़ नहीं होता है। इसमें जो है उसको डायरेक्ट वही दर्जा दे दिया जाता है जो जिससे तुलना की जाती है। जैसे कि ही वॉज अ टॉर्टोइज, वो कैसा है, टॉर्टोइज के जैसा है, धीरे धीरे काम करता है। उसमें क्या किया था, उसमें कंपैरिजन किया गया था। इसमें जो है डायरेक्ट इसको वही दर्जा दी गया है जिससे आप कंपैरिजन करने जा रहे हैं। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल क्या है, डेजर्ट का शिप है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, तो मतलब आपने इसको डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया है। इससे इस तरह के अलंकार को या इस तरह फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहा जाता है, मेटाफोर कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हिंदी में कहते हैं मानवीयकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पर्सन की क्वालिटी अगर आप नॉन लिविंग थिंग के में डाल देंगे तो इस तरह के फिगर स्पीच को क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। मतलब कि किसी भी लिविंग थिंग की इस क्वालिटी को आपने निर्जीव मटेरियल में डाल दिया तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि व्हेन वी पुट द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन इन नॉन लिविंग थिंग, द स्टार्स वर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद क्लाउड। स्टार कैसे खेल रहा है, कैसे प्ले कर रहा है, हाइड एंड सीक। क्या कभी स्टार हाइड एंड सीक खेल सकता है, नहीं। बट लेकिन इसमें लिविंग थिंग की क्वालिटी को स्टार्स के अंदर डाला गया है और बताया गया है, शो किया गया है सेंटेंस में। तो इस तरह सेंटेंस में जो देखा गया है कि लिविंग थिंग की क्वालिटी फाइंड आउट हुई है, तो इस तरह के फिगर स्पीच को हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। द होल टाउन वाज स्लीपिंग, पूरा टाउन जो है सो रहा था। क्या कभी टाउन सोता है, तो नहीं। इसमें लिविंग थिंग की क्वालिटी को दिखाया गया है, तो इससे फिगर स्पीच को हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। अगर आपको सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आ जाए कि इसमें जो है लिविंग थिंग की क्वालिटी को शो कर रहा है इस सेंटेंस में, इस तरह फिगर स्पीच को हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं यूफेसिम। अभी मैंने आपको सिमिली बताया है, मेटाफोर बताया है, पर्सोनिफिकेशन बताया है। सिमिली क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। मेटाफोर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। सिमिली में जो कहता है ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें आप एज और लाइक को रिकॉग्नाइज करके समझ सकते हैं कि सिमिली है, क्योंकि इसमें जो है आप डायरेक्ट कंपैरिजन, मतलब कि डायरेक्ट कंपैरिजन तो नहीं, कंपैरिजन करते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। तो इस तरह के सेंटेंस में अगर आपको इस तरह का एज और लाइक दिखाई देता है तो आप सीधे सीधे सिमिली पर टिक करेंगे। नेक्स्ट जो है मेटाफोर होता है। अगर आप इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिए, एज और लाइक का इसमें यूज़ नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब है एज और लाइक आपको नहीं दिखाई देगा, बस डायरेक्ट उसको आप जिससे आप तुलना करना चाहते हैं उसको आप उसी को वो रूप दे देंगे। तो इस तरह की स्पीच को हम कहते हैं मेटाफोर। आइए यूफेजिम पढ़ते हैं। यूफेजिम क्या होता है, यूफेजिम क्या होता है, आप जैसे कोई बातें कर रहे हैं, अनप्लीजेंट थिंग है, आपने उस वर्ड्स को जो है प्लीजेंट वे में बोल दिया, अच्छे तरीके से बोल दिया। अगर आपके पास कोई नेगेटिव वर्ड है, उस वर्ड्स को आप छिपाना चाहते हैं कि ये बुरा लग सकता है किसी को, तो आप उस वर्ड्स को दूसरे वे में भी बोल सकते हैं, अच्छे वे में बोल सकते हैं। तो मतलब कि यूफेजिम इज अ वे ऑफ सेइंग ऑफ अनप्लीजेंट थिंग इन प्लीजेंट वे। मतलब कि अनप्लीजेंट थिंग को आप किस वे में बोलेंगे, किस तरीके बोलेंगे, प्लीजेंट वे में बोलेंगे। अ वे ऑफ स्पीकिंग अनप्लीजेंट थिंग इन अ प्लीजेंट मैनर। जैसे कि एग्जाम्पल में समझ लीजिए आप, हिज फादर डाइड, तो इस तरह के वर्ड्स एकदम पूरा नेगेटिव शो कर रहा है। अगर आप इसको इस वे में बोलेंगे हिज फादर पास्ट अवे, ये थोड़ा सा प्लीजेंट मैनर में लग रहा है। तो मतलब इस तरह के सेंटेंस को आप पढ़ के रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा फिगर स्पीच इसमें अप्लाई किया गया है, यूफेजिम का अप्लाई किया गया है। ही फेल्ड, आपने डायरेक्ट बोल दिया ही फेल्ड, तो ये क्या नेगेटिव सेंटेंस शो कर रहा है, यस कर रहा है, क्योंकि आपने डायरेक्ट बोल दिया ही फेल्ड। आपको सेंटेंस को पोलाइट वे में बोलना है, प्रेजेंट मैनर के वे में बोलना है, तो आप बोलेंगे ही कुडंट क्वालिफाइड, वो क्वालिफाइड नहीं करते। इसलिए सेंटेंस को समझ के लग रहा है कि आपने नेगेटिव वर्ड्स तो बोला है पर लेकिन आपने उसको किस में कन्वे कर दिया है, प्लीजेंट वे में। तो इसलिए फिगर स्पीच को हम कहते हैं यूफेजिम।
आइए और भी समझते हैं फिगर स्पीच, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है कि ऐसी स्पीच होती है जो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करती है। कंट्राडिक्ट करती है मतलब विरोधाभास। जैसे कि आपने बोला किसी को शी इज़ प्रिटी अगली, ही वॉज फाउंड मिसिंग। एक तरफ आप बोल रहे हैं फाउंड और एक तरफ बोल रहे हैं मिसिंग, तो मतलब ये दोनों वर्ड्स जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, विरोधाभास है। ये सेंटेंस में आपको दिख रहा है कि ये दोनों वर्ड्स जो है एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? ओरिजिनल कॉपी, एक तरफ आप कह रहे हैं ओरिजिनल और एक तरफ कह रहे हैं कॉपी। सीरियसली फनी, एक तरफ कह रहे हैं सीरियसली, एक तरफ फनी, मतलब एक तरफ आप सीरियस है, एक तरफ आप फन कर रहे हैं। तो मतलब दोनों वर्ड जो है आप एक दूसरे को जो है अपोज कर रहे हैं। तो इसलिए स्पीच को अगर आपको इस तरह की स्पीच में दो वर्ड्स एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, कंट्राडिक्ट हैं, तो आप इस तरह की स्पीच को हम कहेंगे ऑक्सीमोरोन। मैं आशा करती हूँ कि आपको जितने भी मैंने टॉपिक्स कराए हैं इस वीडियो में, सारे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से। हाइपरबोले क्या होता है? अतिशयोक्ति कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति कहते हैं। मतलब कि आप अपने आइडियाज़ को जो है इस तरीके से एक्सट्रीम एग्जैगरेशन जो है बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। क्यों बताते हैं? जिससे आप रीडर के अटेंशन को अट्रैक्ट कर सके, कैच कर सके उसके अटेंशन को। तो मतलब बढ़ा चढ़ा के बात को बताना, इस तरह के स्पीच को हम कहते हैं हाइपरबोले बोलते हैं। यहीं से सेंटेंस समझ लीजिए, इसके वर्ड समझ लीजिए, हाइपरबोले मतलब आपने ऐसा बोला है, हाइपर बोला है, आपने बढ़ा चढ़ा के अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया है। जैसे कि ही रन फास्टर, वो कैसे दौड़ता है? ही रन फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। क्या कोई इंसान जो है स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा फास्ट कर सकता है, रन फास्ट कर सकता है? नहीं। बट लेकिन ऐसा सेंटेंस में बोला गया है बढ़ा चढ़ाकर कि ही रन फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो इसे स्पीच को हम कहते हैं हाइपरबोलिंग। अगर स्पीच दिखाई दे रहा है या स्पीच दिखाई दे, मतलब कि आपको कोई ऐसा वर्ड्स जो है या कोई सेंटेंस जो है आपको पढ़ने से इसका सेंस मिलता है कि इसमें बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, तो इस तरह के स्पीच को हम कहेंगे हाइपरबोलिंग। नेक्स्ट पढ़ते हैं पैराडॉक्स क्या होता है? टू आइडियाज होते हैं, दो स्टेटमेंट होते हैं, वो अपोज कर रहे हैं, अपोजिट है एक दूसरे के, मतलब कि दोनों आइडियाज। ऑक्सीमोरन में क्या होता है? दो वर्ड्स जो है एक दूसरे के अपोज होते हैं, पर लेकिन इसमें आइडियाज अपोज होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पैराडॉक्स का मतलब होता है दो आइडियाज जो है या टू स्टेटमेंट जो है एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे कि वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, मतलब कहा गया है कि पानी जो है सब जगह है पर पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है। मतलब कि पहले तो आप कह रहे हैं कि पानी सब जगह है, तो उसका आप अपोज कर रहे हैं कि पानी पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है। तो मतलब ये दोनों सेंटेंस जो है, दोनों आइडियाज जो है, जो दोनों स्टेटमेंट जो है एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस तरह की स्पीच को हम कहते हैं पैराडॉक्स। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन को हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इट इज अ रिपीटेशन ऑफ सीरीज ऑफ वर्ड्स हैविंग सेम इनिशियल सो कंसोनेंट वर्ड साउंड, मतलब कि एक ऐसा रिपीटेशन वर्ड्स जो है सीरीज जो है कंटिन्यू करता है, जो स्टार्टिंग में जो है ऐसा कॉन्सोनेंट साउंड जो है जो पहली शुरुआत में सेंटेंस में यूज हुआ है। जैसे कि आ सेंटेंस, आ वर्ड जो है, आ साउंड जो है यूज हुआ है, तो वही दोबारा जो है वर्ड्स आपको दिखाई देगा, मतलब कि वही साउंड आपको दोबारा रिपीट सेंटेंस में दिखाई देगा। इस तरह सेंटेंस को जो है आप क्या कहेंगे? एलिट्रेशन कहेंगे। जैसे कि ये एक ऐसा इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस करता है रिदम म्यूजिकल इफेक्ट्स, जैसे कि मिक्की माउस, MM, कोका कोला, CC, डोनाल्ड डक, DD, मतलब कि लेटर जो है, जो साउंड है बार बार वो रिपीट हो रहा है सेंटेंस में। इस तरह के स्पीच को हम कहते हैं एलिट्रेशन। क्या कहते हैं? एलिट्रेशन। पन क्या होता है? पन को समझ लीजिए, ऐसा वर्ड जिसके आप प्ले करते हैं सेंटेंस में दिखाई दे तो आप उस स्पीच को पन कहते हैं। अपोस्ट्रोफ क्या होता है? जैसे कि ओ डैट, एक्सक्लेमेटरी सिंबल आपको दिखाई दे जाए सेंटेंस में, तो उस स्पीच को हम कहते हैं एपोस्ट्रोफ। तो आज हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हमने? एलिट्रेशन पढ़ा, पैराडॉक्स पढ़ा, ऑक्सीमोरोन पढ़ा, हाइपरबोले। ऑक्सीमोरोन जो ज़्यादातर पेपर में पूछा जा रहा है कि ऑक्सीमोरोन क्या होता है? ये दो वर्ड्स जो होते हैं एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं, इसलिए स्पीच को जो है हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरोन कहते हैं। हाइपरबोले क्या होता है? हाइपरबोले में क्या होता है कि आप अपने आइडियाज़ को जो है बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जिससे आप रीडर के अटेंशन को अट्रैक्ट कर सकें। और क्या पढ़ा था हमने? सिमिली पढ़ा था, मेटाफोर पढ़ा था, पर्सोनिफिकेशन पढ़ा था, यूफिज्म पढ़ा था। आज हमने बहुत सारे टॉपिक को क्लियर करा है एक ही वीडियो में। जैसे कि लैंग्वेज एक्विजिशन पढ़ा, लैंग्वेज लर्निंग पढ़ी है, उसके बाद जो हमने टाइप्स ऑफ रीडिंग पढ़ी थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बिग्स कार्प पढ़ा था, इसके डिफरेंस समझे थे हमने। इसके बाद जो है हमने कार्प और बिग्स का जो है फादर कौन है? जिम कुमिन है। इसके बाद जो हमने फुल फॉर्म पढ़ी थी सबके बारे में, कौन कौन से जो पेपर में पूछे गए हैं अब तक के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद
हमने मैक्सिमम टीचिंग पढ़ा था, कौन कौन से जो मैक्सिमम टीचिंग का अप्लाई किया जाता है क्लास में टीचर्स के द्वारा, जिससे क्लास को जो इफेक्टिव और इंस्पिरेशनल बनाया जाए। इसके बाद जो है हमने कुछ लेक्सिकल वर्ड, फंक्शन वर्ड, फोनिम्स, मॉर्फिम्स, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, ये सारे वर्ड्स पढ़े थे। और होमोग्राम, होमोफोन, होमोनिम पढ़ा था, ये भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमने फिगर स्पीच पढ़ा था, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों पैराग्राफ में जो है 4 नंबर क्वेश्चन इससे बनता है। इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ मेथड ऑफ टीचिंग देखा था, और लैंग्वेज स्किल देखी थी, कौन सी एक्टिव होती है, कौन सी रिसेप्टिव होती है, और एनसीएफ के द्वारा जो है किस इंग्लिश को जो है कैसी लैंग्वेज बोली गई, सेकंड लैंग्वेज बोली गई, मल्टीलिंगुअल जो ग्लोबल, और एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश है और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी है। तो इस टॉपिक को जो है आप पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मैंने बहुत मेहनत करके जो है इस वीडियो को बनाया है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि वीडियो में आपके अब तक के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्हीं वीडियो से कवर हो जाएगा आपका सारा कॉन्सेप्ट इंग्लिश पेडागोगी का। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।